लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर पीपल लिबरेशन आर्मी एक बार फिर से आगे आने की कोशिश करता है तो इंडियन आर्मी को फायरिंग करने की इजाज़त दे दिया गया है। सफरान की तरफ से अभी भारत में बहुत ही जल्द एक नई इंजन फैसिलिटी को सेटअप करने का फैसला किया गया है और वो इंजन की टेक्नोलॉजी को भी भारत की HAL के साथ शेयर करने वाले हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इलीगल घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन में अपील किया गया है। साब की तरफ से भारत में एक नई एरोस्पेस कंपनी को सेटअप करने का ऑफर दिया जा रहा है। इंडियन नेवी की सर्वे वेसल में अभी मॉडर्न AUV को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है और चाइना की तरफ से अभी डुअल एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन को कंडक्ट करने की प्रैक्टिस किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल डील की ऑफसेट क्लॉज को लेके है। कल मैंने इसके बारे में आप सबको डिटेल में बताया था कि क्या की तरफ से अभी पार्लियामेंट में राफेल डील के अंदर होने वाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ऑफसेट क्लॉज के बारे में सवाल उठाया गया था। लेकिन कल मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रांस की तरफ से अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से इनकार नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो अभी राफेल की M88 इंजन को भी भारत में बनाने का ऑफर दे रहे हैं और साथ ही वो DRDO के साथ मिलकर एक कंप्लीट नए इंजन को डेवलप करने के लिए भी राजी हैं और इसके लिए भारत को एडिशनल राफेल जेट को खरीदने की जरूरत पड़ सकती है। और ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि भारत आगे चल के कम से कम एडिशनल 36 राफेल जेट खरीदने वाला है। आज इकोनॉमिक टाइम्स में इसको लेके एक और रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक DRDO अभी फ्रेंच कंपनियों के साथ डिस्कशन कर रही है और एक पूरा का पूरा नया इंजन कॉम्प्लेक्स को अभी भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है। DRDO की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक से इंजन कॉम्प्लेक्स को अभी बहुत ही तेजी से बनाया जा रहा है और यहाँ पर एक कंप्लीट नए एरो इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये 110 किलोन्यूटन क्लास की इंजन होने वाला है और इसकी प्रोडक्शन को आने वाले 7 सालों के अंदर शुरू करने का फैसला किया गया है। सफरान की तरफ से भी HAL के साथ नए इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने का ऑफर दिया गया है। HAL की तरफ से यह भी बताया गया था कि सफरान और HAL के बीच अभी साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक हाई थ्रस्ट की नेक्स्ट जनरेशन इंजन को डेवलप किया जाएगा जिसको फ्यूचर में हमारे MCA फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन के कुछ पार्ट राफेल के इंजन के साथ सिमिलर होंगे, लेकिन एकदम से सिमिलर नहीं होने वाले हैं। वहीं पर अगर ये प्रोग्राम वक्त के मुताबिक चलता है तो MCA की प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इनको तैयार किया जा सकता है और MCA की मार्क 1 वेरिएंट में इन इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इनको हमारे मीडियम वेट फाइटर या ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक और बात कंफ्यूज करने वाली है और वो ये है कि कुछ दिन पहले DRDO और रोल्स रॉयस भी जॉइंटली इंजन को डेवलप करने वाले थे और ऐसे खबर सामने आए थे और ये स्टेटमेंट रोल्स रॉयस की तरफ से दिया गया था। लेकिन ये इंजन एक कम्प्लीटली नए जनरेशन की इंजन होने वाली थी जिसको 6th जनरेशन का इंजन कहा जा रहा था। तो अभी भारत किस इंजन के साथ जाने वाला है इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भारत दोनों को डेवलप करता है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव मौजूद रहेंगे तो इनकी यूनिट कॉस्ट कम रहेगी। साथ ही सफरान के इंजन से एक जनरेशन आगे की इंजन होने वाली है तो शायद इसको MCA की मार्क 2 वेरिएंट में इस्तेमाल किया जाएगा और वैसे भी इसका प्रोडक्शन जो है वो 2035 से 40 के बीच ही शुरू हो पाएगी। लेकिन सफरान के इंजन की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन 2028 से पहले शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके है। टाइम्स नाम एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अभी यूनाइटेड नेशन में ये अपील कर रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इलीगल घोषित कर दिया जाए। इनका नाम अमजद आयुब मिर्जा है और वो 45th यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के दौरान प्रस्ताव दिया है कि पाकिस्तान अभी चाइना के साथ मिलकर गिलगिट बल्टिस्तान को अपनी परमानेंट प्रोविंस डिक्लेयर करने वाला है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इलीगली कश्मीर के ऊपर कब्जा किया गया था और गिलगिट की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन राइट के ऊपर वायोलेशन किया जाता है और यहाँ पर हर 25 आदमियों के लिए एक आर्मी पर्सनल को तैनात किया जाता है और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है या तो उसको मार दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। और अभी भी गिलगिट बल्टिस्तान में 100 से ज्यादा जाने माने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को पाकिस्तान की तरफ से जेल के अंदर बंद करके रखा गया है। गिलगिट बल्टिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से गिलगिट के ऊपर कब्जा करके गिलगिट के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही, लेकिन गिलगिट के किसी भी लोकल लोगों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि गिलगिट बल्टिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस मौजूद हैं उनमें से किसी एक जगह पर भी किसी लोकल आदमी को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पर लोगों को शोषण कर रही है
जबकि उनकी खुद की स्टेट में उनको नौकरी तक नहीं दिया जा रहा है। अब इसी वजह से यूनाइटेड नेशन में डिमांड किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को गिलगिट बल्टिस्तान से हटाना चाहिए और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इलीगल घोषित कर देना चाहिए। अब ये सब तो कहने वाली बात है, लेकिन आप सभी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल में कहने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। और अगर गिलगिट बल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5th प्रोविंस बनने से रोकना है तो इसके लिए भारत को फोर्सफुली इसको पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। और यही एक आखिरी रास्ता है जिससे गिलगिट बल्टिस्तान को बचाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी गिलगिट बल्टिस्तान रीजन से जो नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहा है या फिर चाइना को बेच रहा है, ये उसका नहीं बल्कि हमारे रिसोर्स है। और ये जो एक्टिविस्ट अभी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भारत की तरफ से भी सपोर्ट करने की जरूरत है। अगला अपडेट साब ग्रिपेन को लेके द हिंदू में एक रिपोर्ट के मुताबिक साब की तरफ से भी भारत की नई एफडीआई प्लान का स्वागत किया गया है। साब के खैर ऑफिशियल के स्टेटमेंट के मुताबिक भारत की 74% एफडीआई प्लान साब के हिसाब से एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या यह प्लान अभी भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर अप्लाई करता है या नहीं करता है। अब सबको पता होगा कि साब की तरफ से पहले से ही भारत के MMRCA-2 टेंडर में पार्टिसिपेट किया जा रहा था और अभी वो इसी के अंदर भारत में एक नई एरोस्पेस कंपनी को भी सेटअप करना चाहते हैं, जिसका नाम INSC यानी कि इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी होने वाला है। साब का कहना है कि उनकी तरफ से अभी वो भारत को उनकी ग्रिपेन फाइटर जेट को ऑफर कर रहे हैं और अगर इसे सिलेक्ट किया जाता है तो वो भारत में एक नई कंपनी को सेटअप करने वाले हैं और इसी के लिए उनको अभी भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल और एफडीआई प्लान के बारे में फुल डिटेल चाहिए। साब की इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के चीफ इवा सोदस्टम का कहना है कि साब की तरफ से एक डुअल ट्रैक प्रपोजल है, जिसमें वो MMRCA टेंडर के अंदर ग्रिपेन को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ भारत को एमका और मीडियम वेट फाइटर की प्रोग्राम में भी फुल सपोर्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी फैसिलिटी बनाया जाएगा वहाँ पर भारत को डिलीवर किए गए सभी जेट की कंप्लीट मेंटेनेंस, ओवरऑल या फिर किसी भी तरह की इशू को सॉल्व किया जा सकेगा और इनको साब के ओरिजिनल प्लांट में ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अभी ग्रिपेन के कंप्लीट इकोसिस्टम को भारत में सेटअप करने वाले हैं। और साब के लिस्ट में सबसे पहले HAL का नाम है, जिसके साथ वो INSC यानी कि इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी को सेटअप करना चाहते हैं। अभी MMRCA टेंडर के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की तरफ से दिए गए सभी रिपोर्ट को चेक किया जा रहा है और इसके बाद अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से बहुत ही जल्द रिक्वेस्ट और प्रपोजल को भी इशू किया जाएगा। अगला अपडेट HAL की STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके है। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो ये बात आपको पहले से ही पता होगा कि HAL की STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट अभी अपने सर्टिफिकेशन के और करीब पहुंच चुकी है। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सबको ट्विटर में बताया था कि STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का अभी 8 टन स्पिन ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। स्पिन ट्रायल की बात करें तो ये किसी भी एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के दौरान काफी अहम हिस्सा होता है और इसे क्लियर किए बिना किसी भी एयरक्राफ्ट को सर्विस में शामिल करने के लिए सर्टिफाई नहीं किया जा सकता है। स्पिन ट्रायल के दौरान 1, 2, 3 करके इसको स्पिन किया जाता है और जब स्पिन को रोका जाता है तो दोबारा एयरक्राफ्ट के ऊपर अप्रोप्रिएट कंट्रोल हासिल करने की जरूरत होती है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता या फिर स्पिनिंग कंडीशन में जाने के बाद एयरक्राफ्ट के ऊपर दोबारा कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता है तो इसमें क्रैश होने का खतरा बना रहता है। अभी हमारी STD-40 का 8 टन स्पिन ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ट्रायल के दौरान इसका 8 बार स्पिन ट्रायल को कंडक्ट किया गया था और बाद में रिकवर किया गया था। STD-40 की बात करें तो इसमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, 0-0 इजेक्शन सीट और सभी प्रकार की मॉडर्न इक्विपमेंट दिए गए हैं और इसको बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन, एरोबेटिक्स या फिर फॉर्मेशन फ्लाइंग सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जरूरत के वक्त इसको एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। भारत की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किए गए सभी इंडियन ट्रूप जरूरत पड़े तो चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर फायर कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से चाइना जानबूझकर भारत के जवानों को आउट नंबर करने की कोशिश करते हुए इंडियन साइड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में वो प्रिमिटिव वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका नाम मॉडर्न डे वॉरफेयर में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ऐसा करके वो 1993 में किए गए ट्रीटी को ना तोड़ते हुए भी भारत के जवानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पर भारत की तरफ से भी सीधे तौर पर यह बता दिया गया कि अगर पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान ऐसी कोई भी हरकत करते हैं और या फिर अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टेटस को बदलने की कोशिश करते हैं तो इंडियन आर्मी की तरफ से बिना किसी की इजाजत लिए ही फायरिंग शुरू किया जा सकता है। और पिछली बार की तरह अगर पीपल लिबरेशन आर्मी के जवान भाला टाइप के हथियार लेके आते हैं तो इंडियन आर्मी को फायरिंग करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंडियन आर्मी को फायरिंग करने की इजाजत पहले से ही दे दिया गया है, क्योंकि बॉर्डर में अभी भी डिसएंगेजमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसी दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किए गए हमारे जवानों को मॉडर्न असॉल्ट राइफल से इक्विप किया जा रहा है
और हाल ही में जो SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदे गए थे उन सभी को अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किए गए हमारे जवानों को दिया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी इंडियन आर्मी और पीपल लिबरेशन आर्मी एक दूसरे से 300 से 500 मीटर की दूरी में मौजूद हैं और अभी इंडियन आर्मी के पास 66,400 SIG 716 असॉल्ट राइफल मौजूद है और हाल ही में एडिशनल 73,000 राइफल के लिए भी ऑर्डर दिया गया है और ये एक रिपीट ऑर्डर होने वाली है, जिस वजह से ट्रायल वगैरह का कोई झंझट नहीं है और सीधे तौर पर ऑर्डर मिलने के बाद इनकी डिलीवरी प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। अभी हर बटालियन में SIG 716 राइफल की 800 के आसपास यूनिट को डिप्लॉय किया जा रहा है और ये ऑर्डर पूरा होने के बाद हमारे फ्रंटलाइन ट्रूप्स के पास सफिशिएंट मात्रा में SIG 716 असॉल्ट राइफल मौजूद होने वाली है। यह राइफल चाइनीज राइफल के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है और इनकी राउंड्स AK-47 से ज्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि इसमें 7.62 × 51 mm की बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा इंडियन नेवी की तरफ से AUV यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और इनको मेनली इंडियन नेवी की तरफ से अंडर वाटर सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी माइन स्वीपर वेसल मौजूद नहीं है और इनको कुछ हद तक माइन डिटेक्शन या फिर डिस्पोजल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रिसेंटली कोंग्सबर्ग की तरफ से इंडियन नेवी के लिए 4 ह्यूजिन AUV को सप्लाई किया गया है और इनको अभी GRSC को डिलीवर किया गया जिनको GRSC की तरफ से इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे सर्वे वेसल में इंस्टॉल किया जाएगा। कोंग्सबर्ग मरीन सिस्टम की बात करें तो ये एक बहुत ही फेमस मरीन इंजीनियरिंग कंपनी है जिसको स्पेशली AUVs को मैन्युफैक्चर करने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले 1993 में इसकी AUV सिस्टम को टेस्ट करने के बाद इसकी यूजिन AUV दुनिया में सबसे पॉपुलर AUV बन चुका है और हर साल कोंग्सबर्ग की तरफ से इनको अपडेट भी किया जा रहा है। अभी इंडियन नेवी के सर्वे वेसल में इन AUVs के साथ साथ HIPAP 502 हाई एक्यूरेसी एक्यूस्टिक पोजिशनिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि इन AUVs को ऑपरेट करने में हमको मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में रूटीन मिशन में डिप्लॉय किया गया था जो कि एक तरीके से इनका ट्रायल मिशन था और कल चाइना की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कैरियर की ट्रायल अभी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट किया जा रहा था इसमें चाइनीज ट्रूप्स की परफॉर्मेंस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की वेपन और इक्विपमेंट को टेस्ट किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर चाइना की तरफ से डुअल कैरियर ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा था क्योंकि इससे पहले चाइना की तरफ से कभी भी एक साथ 2 कैरियर को ऑपरेट नहीं किया गया है। और अगर लियाओनिंग की बात करें जो कि चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था और इसे चाइनीज नेवी में 2012 में शामिल किया गया था। इसके बाद चाइना अपनी खुद की इंडिजिनस कैरियर को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था और अभी चाइनीज नेवी में हाल ही में ही शामिल हुए उनकी पहली इंडिजिनस कैरियर सांडोंग की बात करें तो ये लियाओनिंग के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है और इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 60,000 टन के आसपास की है और ये एक ही बार में 36 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है जबकि लियाओनिंग में बस 24 एयरक्राफ्ट को ही कैरी किया जा सकता है। ऐसे में हमारी INS विक्रमादित्य की बात करें तो ये भी सांडोंग के मुकाबले काफी छोटा है और अभी चाइना अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बना रही है जो कि 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एक सुपर कैरियर बनने वाला है और इसमें चाइना ईमल सिस्टम को भी इस्तेमाल करने वाला है जिसकी मदद से वो इससे काफी हेवी एयरक्राफ्ट को भी इजीली लॉन्च कर सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।